नमस्कार साथियों मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन लगातार एस्केलेट होती जा रही है। छठे दिन के अंदर ईरान, इजराइल और यूएसए का वॉर पहुंच चुका है। यूएसए के द्वारा ईरान पर जो हमला किया गया था उसके 100 घंटे बीत चुके हैं और युद्ध यहां पर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बमबारी इस एरिया में की जा रही है। यूएसए और इजराइल के द्वारा ईरान के काफी सारे ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही ईरान के द्वारा भी रिटेलिएशन किया जा रहा है। ईरान चुप बैठने वाले देशों में से नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत होने के बाद भी वहां की जो आईआरजीसी है, इरानियन रिवोल्यूशनरी कॉर्प्स गार्ड, उसने पूरा अपने हाथ में पूरा दारमदार लिया हुआ है। लगातार इजराइल पर, यूएसए पर हमला इनके द्वारा किया जा रहा है। उस एरिया के अंदर जो मिडिल ईस्ट के अंदर यूएसए के बेसेस हैं उनको लगातार निशाना ईरान के द्वारा भी बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो इस प्रकार से ये जो युद्ध शुरू हुआ था, टाइमलाइन इसकी 28 फरवरी को हमला किया गया था ईरान के ऊपर और वहीं पहले दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई थी। और ऐसा लग रहा था यहाँ पे कि मौत होने के बाद कहीं ना कहीं वॉर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, ये चीजें खत्म होने की तरफ जाएंगी, लेकिन वो चीजें लगातार और आगे ही बढ़ती जा रही हैं। 1 मार्च 2 मार्च आप देखो लगातार यहाँ पे बमबारी काफी भारी मात्रा में ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट के अंदर काफी भारी मात्रा में सब चीजें हो रही है। 4 मार्च को आप देखो कि ईरान के वॉरशिप पर हमला किया गया जो कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर था। श्रीलंका से लगभग 70 से 75 नॉटिकल माइल की दूरी पर था, लगभग 40 से 50 किलोमीटर इसकी दूरी आप मान सकते हो। भारत के अंदर आया था एक नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए और उसको निशाना, जब वो वापस लौट रहा था तो उसको निशाना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर यूएसए के द्वारा बनाया गया है। लेटेस्ट अपडेट है जो निकल कर आ रही है और देखो आप यहां से चीजें काफी ज्यादा आगे बढ़ जाती है। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर चीजें सिक्योर होती है, सुरक्षित होती है। उनको जब तक टारगेट नहीं किया जाता, जब तक वो आपके ऊपर हमला ना कर रही हो, जब तक वो आपकी सिक्योरिटी के लिए खतरा ना हो। और ये जो वॉरशिप था यूएसए और इजराइल की सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं था, वो नेवल एक्सरसाइज करके भारत से वापस लौट रहा था, लेकिन उसको भी यूएसए ने टारगेट किया। चीजें यहां से काफी ज्यादा खराब होनी शुरू हो चुकी है और ऑलरेडी खराब है। आप देखो 6 दिन से लगातार चीजें चल रही है और ये जो वीडियो है ना, ये यूएसए के द्वारा जारी किया गया है। यूएसए की जो सेंट्रल कमांड है उनके द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो शुरू किया गया है ईरान के अंदर, उसके 100 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। ईरान पर जो पहला हमला किया गया था उसके 100 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके ऊपर ये वीडियो यूएसए के द्वारा जारी किया गया है जो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे ईरान क्या चुप बैठा है क्या? ईरान ने अपनी तरफ से काफी स्टेप्स उठाए हैं। सबसे खतरनाक जो स्टेप है उसमें ये ईरान के द्वारा कंप्लीट क्लोजर कर दिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। काफी समय से इसका खतरा बना हुआ था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेगा, पूरे विश्व की ऑयल सप्लाई को खतरे में डाल देगा और ईरान के द्वारा वो काम किया गया, क्योंकि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व का लगभग 20 से 25% तक ऑयल सप्लाई गुजरता है और इसको यदि ब्लॉक किया जाता है तो ना केवल ईरान, ना केवल मिडिल ईस्ट, पूरे विश्व को खतरा इससे उत्पन्न होता है। पूरे विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी यहां पर खतरे में आ जाती है। तो वो काम यहां पे ईरान के द्वारा कर दिया गया है। इसके साथ ही आप देखो कि कतर के द्वारा एलएनजी का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसका एक्सपोर्ट कतर के द्वारा बंद कर दिया गया है और प्रोडक्शन ही वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं कि रीजनल यहां पे सिक्योरिटी खतरे में है, उसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं काफी खतरनाक है। और अब आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की करने वाले हैं कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो किस प्रकार से चल रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ सिचुएटेड है, कितनी इंपॉर्टेंट है, विश्व के लिए कितना खतरा यहाँ पे होगा यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यदि यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉक रहती है आने वाले समय में, भारत के लिए कितना बड़ा खतरा ये उत्पन्न कर सकती है। सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन तुरंत से पहुंच जाएगा। इसके अलावा वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। अपना जो भी ओपिनियन है मिडिल ईस्ट में लगातार पल पल आ रही अपडेट्स को लेकर अपना ओपिनियन जरूर से कमेंट बॉक्स में बता कर जाएं। अब देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर क्राइसिस काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल थे, लग रहा था कि ईरान करेगा और ईरान ने वो चीज कर दी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। ऑयल प्राइसेस बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। $84 पर बैरल पर ऑयल प्राइसेस पहुंच चुके हैं। चौथा राइज है, 3% तक ऑयल की कीमत है अब फिलहाल के पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर बढ़ी है, चौथी से 5वीं बार बढ़ रही है। अब आप देखो कि 3200 शिप्स ऐसे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, गल्फ के अंदर ऐसे ही खड़े हुए हैं। मतलब ये ऑयल सप्लाई यहाँ पे काफी ज्यादा डिसरप्ट हो रही है। इसके अलावा ऐसे कुछ शिप्स भी हैं, 500 शिप्स ऐसे हैं, 1% ऑफ द ग्लोबल टनेज, जो कि
पोर्ट्स तक ही नहीं पहुंच पा रहे। उनकी सप्लाई तो बाद में होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो बाद में गुजरेंगे, वो पोर्ट्स तक भी नहीं पहुंच पा रहे, वो वहीं खड़े हुए वेट कर रहे हैं क्योंकि ईरान के द्वारा यहां पर ब्लॉकेड लगा दिया गया है। तो क्या भला है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो आप इसकी लोकेशन जरा देखिए। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ईरान, और ईरान के सामने आपको सऊदी दिखाई दे रहा है, कतर है, यूएई है, ओमान है। काफी भारी मात्रा में यहाँ पे बमबारी की जा रही है, गोले बरसाए जा रहे हैं, फ्लैश पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, काफी भारी मात्रा में टेंशन यहाँ पे चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा पासेज है ना, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से, और गल्फ ऑफ ओमान जाके खुलती है कहां पर, अरेबियन सी के अंदर। और इस एरिया से पूरे विश्व की 20% ऑयल सप्लाई होती है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, सब ऑयल बनाएंगे तो ऑयल बनाकर बेचेंगे कहां से? यहां से बेचेंगे। तो यहाँ पे शिप्स होते हैं, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, लगातार यहाँ से पास होते रहते हैं, और यहाँ पे काफी भारी मात्रा में ऑयल सप्लाई होती है जो कि ईरान के द्वारा अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने से काफी बड़ी मात्रा में डिसरप्ट होने वाली है। और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आप बात करो तो देखो, ये जो इसका पासेज है ना, जो नैरोएस्ट पासेज है इसका, वो लगभग 33 किलोमीटर का पड़ता है। तो आईआरजीसी के द्वारा इसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि काफी नैरो पॉइंट है। यदि इसको चोक कर दिया जाए, इसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो पूरी सप्लाई जो यहां से यहां तक होती है, पूरे विश्व में सप्लाई की जाती है, वो आराम से यहां पर ईरान के द्वारा ब्लॉक की जा सकती है। वो काम ईरान के द्वारा किया गया है। हालांकि यूएसए के द्वारा कहा जा रहा है कि हम इस ब्लॉकेट को काफी जल्दी हटवा देंगे, काफी जल्दी इसको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन कब तक वो काम होगा वो देखने वाली बात होगी। 20% तक वर्ल्ड की जो सप्लाई है वो यहां से होती है। क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। विश्व के अंदर काफी सारे ऐसे चोक पॉइंट्स हैं, आप देखो ईरान के पास जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, वो अकेला नहीं है, ऐसे विश्व में काफी सारे चोक पॉइंट्स हैं, जिसमें से यदि बात की जाए तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, सुएज कैनाल है, बाब अल मंदब है, डैनिश स्ट्रेट है, टर्किश स्ट्रेट है, पनामा कैनाल है। तो ये सारे ऐसे ही चोक पॉइंट है पूरे विश्व में, काफी बड़ी मात्रा में यहाँ से ऑयल या फिर और भी काफी सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहां से किए जाते हैं, और यदि इनको ब्लॉक किया जाता है तो पूरे विश्व के लिए खतरे का विषय हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पे इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में आपको दिखाई दे रही है, काफी नैरो पासेज है, और यदि इसको यहाँ पे किसी दिन ब्लॉक कर दिया जाए तो काफी बड़ी मात्रा में ऐसे ही टेंशन एस्केलेट होगी जैसे कि फिलहाल के लिए ईरान में काम चल रहा है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं, विश्व में काफी सारे ऐसे चोक पॉइंट्स हैं जिनको ब्लॉक करने पर विश्व में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और अब ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने पर इसी प्रकार की समस्याएं विश्व के सामने आने वाले भविष्य में आने वाली है। अब यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जैसे हमने बात की, किसी एक देश के द्वारा इसको ओन नहीं किया जाता, लेकिन अपनी ज्योग्राफी और अपनी मिलिट्री के बेसिस पर ईरान के द्वारा इस पर कंट्रोल किया जाता है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिनमें मैक्सिमम आइलैंड्स पर ईरान का नियंत्रण है, ईरान उनको कंट्रोल करता है, और दैट्स व्हाई आईआरजीसी के द्वारा यहाँ पे इसको ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है। अब ये क्लोज हो जाती है तो क्या क्या चीजें हो सकती है? डेफिनेटली यहाँ पर ऑयल प्राइसेस सर्च करने वाले हैं, शिपिंग जो लेन्स है वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो जाएंगी, ऑयल सप्लाई पूरी तरीके से डिसरप्ट हो जाएंगी, सप्लाई चेन पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। गल्फ और अरब स्टेट्स के द्वारा देखो, अब काफी सारे ऐसे देश हैं जैसे सऊदी है, कतर है, इनके द्वारा बाईपास ऑप्शंस निकाले गए हैं। इन देशों के द्वारा अपनी है ना अलग से पाइपलाइन शुरू की गई है अंडरग्राउंड, जिससे कि यदि ईरान के द्वारा कभी ऐसा किया जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया जाता है, उन्हें पता था आने वाले समय में ऐसी चीज हो सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पहली बार ऐसी टेंशन नहीं हो रही है, हमेशा से मिडिल ईस्ट टेंशन का फोकल पॉइंट बना रहा है। तो इनको पता था, इसलिए इन्होंने बाईपास ऑप्शंस निकाले हुए हैं। सऊदी के द्वारा, कतर के द्वारा अंडरग्राउंड पाइपलाइंस निकाली गई है, लेकिन वहां से लिमिटेड मात्रा में ऑयल एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहा है, विश्व का 20% ऑयल इतनी मात्रा में एक्सपोर्ट वहां से नहीं किया जा सकता। वो छोटी छोटी पाइपलाइंस है जिनको बाईपास करने के लिए बनाया गया है, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बनाया गया है, लेकिन उनसे पूरी सप्लाई की जा सके ये पॉसिबल नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो कि चाइना सबसे ज्यादा हिट करने वाला है। 90% ऑफ ऑयल चाइना के द्वारा ईरान से इंपोर्ट किया जाता है, ईरान के द्वारा की गई सप्लाईज पर निर्भर है, और ईरान फिलहाल के लिए उसकी सप्लाई खुद तो डिसरप्ट है ही, और पूरे जो एरिया के अंदर जो सप्लाई की जाती है उसको भी ईरान के द्वारा डिसरप्ट किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में चाइना और भारत जैसे देशों को काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। ऑयल प्राइसेस इन देशों के अंदर काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अब आप देखो कि काफी सारे कमर्शियल वेसल्स जो है इस एरिया के अंदर, काफी सारे देशों के, उनको लगातार अटैक किया जा रहा है। तो आप देखो कि इस प्रकार से काफी ज्यादा टेंशन यहाँ पर एस्केलेटेड है। अब आप देखो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शटडाउन होने से सीधा सीधा इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर इजराइल और यूएसए के द्वारा इसी प्रकार से ईरान को टारगेट किया जाता रहता है, आगे तक ये वॉर एस्केलेट होती है, तो भारत पर इसका डेफिनेटली असर पड़ने वाला है,
क्योंकि जैसा कि हमने बात की, मिडिल ईस्ट पे भारत काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। सऊदी अरब है, इराक है, कुवैत है, यूएई है, काफी सारे देशों से भारत अपनी एनर्जी इंपोर्ट करता है। आप देखो कि लगभग 40% से 50% तक एनर्जी इंपोर्ट मिडिल ईस्ट से की जाती है और काफी भारी मात्रा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इंडिया भी डिपेंडेंट है। इस एरिया से ही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही भारत का तेल सप्लाई भी आता है। आप देखो कि इंडिया अपना ऑयल कहां से बाय करता है। सबसे पहले हमारे पास रशिया था। अब कहीं ना कहीं जो यूएस से टैरिफ लगा रहा है उसकी वजह से ये शेयर कहीं ना कहीं गिरेगा, डाउन होगा। इराक है, उसके बाद है सऊदी अरब है, यूएई है, यूएसए है, कुवैत, नाइजीरिया। इस प्रकार से आप देखो कि मैक्सिमम जो आपको उसमें जगह दिखाई देगी ना, वो मिडिल ईस्ट दिखाई देगी और यहां से जो सप्लाई होती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। हालांकि इंडिया के द्वारा भी ये कहा गया है कि हमारे पास 25 दिन का ऑयल रिजर्व बचा हुआ है, 25 दिन का ऑयल हमारे पास रखा हुआ है। लेकिन इस चीज पर भी काफी ज्यादा बवाल इंडिया के अंदर मचा हुआ है, क्योंकि कुछ समय पहले इंडिया के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा कहा गया था कि हमारे पास 74 डेज का ऑयल रिजर्व है। कुछ ही समय पहले की बात है, 9 फरवरी की बात है, और तब इन्होंने बोला था कि हमारे पास 74 दिन का ऑयल रिजर्व है। और अब इसके कुछ ही समय बाद इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हमारे पास केवल 25 दिन का ऑयल रिजर्व बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि आखिर इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कितना अश्योर है, कितना हमारे पास ऑयल है। आप देखो कि किस प्रकार से इंडिया अपनी ऑयल सिक्योरिटी को, एनर्जी सिक्योरिटी को बनाए रखता है। इस प्रकार से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हमारे यहाँ पे होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ऑयल इकट्ठा करके रखा जाता है अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में। यहाँ पे आप देखो कि इंडिया के पास विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में, पादूर में 3 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। इनके अंदर हमारे पास ऑयल रिजर्व रहता है। जैसे इस प्रकार की यदि कंडीशंस हो तो आगे जाकर हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें, उस रिजर्व ऑयल का इस्तेमाल कर सकें। इसी प्रकार की 2 और जो हमारे पास है, चांदीकोल ओडिशा में और पादूर कर्नाटक में, ये भी बनाई जा रही है। आगे इनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी फिलहाल के लिए खुली नहीं है। तो इस प्रकार से इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल के लिए 25 दिन तक इंडिया अपना काम चला पाएगा, या उससे आगे तक यदि वॉर एस्केलेट होती है और ज्यादा चीजें आगे बढ़ती है तो उसके आगे इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस है, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया वेस्ट एशिया पर डिपेंडेंट तो है ही, मिडिल ईस्ट पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। 85% तेल यहीं से इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा जैसा कि हमने बात की, एलएनजी भी इंडिया के द्वारा यहीं से इंपोर्ट की जाती है। तो ये सारी चीजें आगे इंडिया के लिए देखने वाली बात होगी। क्या इंडिया रशिया की तरफ वापस जाएगा? जो यूएसए के द्वारा टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाए गए थे, क्या उनको बाईपास करते हुए इंडिया के द्वारा वापस से रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया जाएगा या नहीं? हाल ही में ये चीज एक और निकल कर आई कि कुछ रशिया के 2 ऐसे थे वेसल्स जो कि ईस्ट एशिया की तरफ जा रहे थे, ऑयल लेकर वो ईस्ट एशिया की तरफ निकले थे, लेकिन बाद में उनका रूट चेंज करके भारत की तरफ उनको मोड़ दिया गया। तो क्या भारत के द्वारा वापस से रशिया से ऑयल परचेज किया जा रहा है क्या? तो यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाती है कि भारत कहीं ना कहीं हर पर्सपेक्टिव में अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वो कितना दिन चलेगा, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमारे पास जो रिजर्व है अकॉर्डिंग टू हमारी गवर्नमेंट अगले 25 दिन तक ही काम आने वाले हैं। अब देखो, यूएसए के द्वारा भी यहां पर कहा जा रहा है यूएसए हमारे लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, ऐसा यूएसए का कहना है, क्योंकि यूएसए भी ऑयल एक्सपोर्ट करता है, हम यूएसए से खरीदते भी हैं। यूएसए के द्वारा वेनेजुएला के ऑयल प्रोडक्शन पर भी नियंत्रण कर लिया गया है। यूएसए वेनेजुएला के साथ भी कॉपरेट कर रहा है, वहां से भी ऑयल का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इंडिया वहां से भी अपना ऑप्शन देख सकता है। देखो, हमारे लिए हमारे नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां से भी एनर्जी सिक्योरिटी हमारी इंश्योर होती है, वहां से करनी फिलहाल के लिए इंडिया को काफी ज्यादा जरूरी है। रूसी तेल की जहां तक बात है, हमें सस्ता तेल रशिया से मिलता है, सप्लाई हमारी पूरी तरीके से सिक्योर रहती है, इकोनॉमी हमारी उस पर असर थोड़ा कम होता है क्योंकि रशिया से सस्ता तेल मिलता है, और साथ ही जो महंगे तेल की वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पर जो प्रभाव पड़ता है वो कहीं ना कहीं हम बाईपास कर पाते हैं रशियन ऑयल की वजह से। और आप देखो कि रशिया के जो ऑयल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक भारत है। सबसे पहले नंबर पर चाइना आता है, उसके बाद तुर्की और उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि वापस से रशिया से ऑयल परचेज भारत के द्वारा किया जाए, और रशिया के द्वारा भी कहा गया है कि हम तो तैयार ही हैं। चाइना और इंडिया को यदि अपनी ऑयल सिक्योरिटी को मेंटेन करना है तो वो इंडिया से रशिया से संपर्क कर सकते हैं, हम उनको ऑयल सप्लाई कर देंगे। अगेन यूएसए के द्वारा कहा जा रहा है कि हम आपके लिए बेटर ऑल्टरनेटिव हैं, आप हमसे ऑयल खरीद सकते हो। मतलब ये भाई लड़ाई भी कर रहा है और इसको अपनी इकोनॉमी भी साइड बाय साइड चलानी है। आप देखो कि यही कारण है कि इनके द्वारा वॉर किया जाता है, जिससे कि आर्म्स जो इनकी इंडस्ट्रीज है वो फले फूले। ये यहाँ पे साइड में दोनों तरफ से अपने फायदे देखते हैं।
इनको अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी बनाए रखना है, साथ ही वॉर के माध्यम से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश भी इनके द्वारा की जाती है। जहां तक भारत की बात है, अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% LNG भारत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से मंगाता है। जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हमारी जो कंपनी है पेट्रोनेट, उसके 3 बड़े जहाज दिशा, राही और असीम फिलहाल के लिए इस एरिया के अंदर फंसे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे। काफी हालात वहां पर खराब है। कतर ने अपनी LNG एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। कतर ने बोला है कि फिलहाल के लिए प्रोडक्शन करना सही नहीं है, हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक LNG की बात है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उससे ही CNG बनाई जाती है, उससे ही PNG बनाई जाती है। PNG की यदि आप बात करो तो पाइप से घरों तक पहुंचने वाली रसोई गैस है। CNG आप सभी को पता है गाड़ियों के अंदर डलती है। तो ये सारी चीजें LNG से बनाई जाती है और LNG हम इंपोर्ट करते हैं कतर से, और कतर ने फिलहाल के लिए मना कर दिया है कि हम इसका क्या है एक्सपोर्ट करना बंद करेंगे और हम इसका प्रोडक्शन करना भी कम कर रहे हैं। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जो CNG कंपनियां हैं, सरकार को लगातार चिट्ठियां लिख रही है, कह रही है कि आने वाले समय में काफी ज्यादा दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। कतर ने एक्सपोर्ट करना बंद किया तो CNG की कीमतें, PNG की कीमतें देश के अंदर काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो काफी आपको इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स यहाँ पर उठाने होंगे। अब भारत के द्वारा क्या किया जाता है, किस प्रकार से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है, USA से ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, LNG के लिए क्या इसके लिए रास्ता निकाला जाता है, किस प्रकार से बाईपास किया जाता है, कतर से जो एक्सपोर्ट हमको होना बंद होगा उसको भारत किस प्रकार से देखेगा, रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू करेगा, क्या भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, आने वाले समय में देखने की बात होगी। आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज पर? भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भारत को क्या रास्ता अपनाना चाहिए? क्या रशिया से क्रूड ऑयल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? क्या अमेरिका हमारे लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है? मिडिल ईस्ट में सिचुएशन भारत को किस प्रकार से प्रभावित करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाइएगा। इसके साथ ही वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।